नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं द हिडन हिंदू पार्ट 2 का अध्याय नंबर 2, जो है अतीत की महान कथाएं। 10 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट पर इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी अंश से लगभग 560 किलोमीटर दूर एक विशाल पनडुब्बी समुद्र की गहराई को चीरते हुए अपना रास्ता नाप रही थी। पनडुब्बी की लंबाई 2 फुटबॉल मैदान जितनी और चौड़ाई 3 मार्गों वाले राजमार्ग जितनी थी। 50,000 हॉर्स पावर का उत्पादन करने वाले भाप के 2 टाइबन और 3,200 किलोवाट के 4 टर्बो जनरेटर उसे सतह पर 41.1144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पानी के नीचे 53.708 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान कर रहे थे। इस विराट जलयान का रखरखाव और संचालन लगभग 100 व्यक्तियों का एक दल करता था। भीतर समा कक्ष में नागेंद्र, परिमल और एलएसजी के साथ नई योजना बनाने में व्यस्त था। कैलाश पर्वत के सबसे निकट तट के लिए मार्ग निर्धारित करो, नागेंद्र ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। तुरंत खड़े होकर वह तेजी से अपने कक्ष की ओर चला गया, यह दर्शाते हुए कि उनकी छोटी सी बैठक समाप्त हो गई थी। परिमल और एलएसडी भी उसके पीछे कमांड सेंटर की ओर चलने लगे। उन्हें भारतीय नौसेना से बसते हुए उनके वर्तमान स्थान से दीघा समुद्र तट के लिए सबसे छोटा मार्ग निर्धारित करना था। मार्ग में ऐसे एकाएक परिवर्तन करने के आदेश ने परिमल को चिंतित कर दिया था और यह चिंता उसकी आवाज़ में झलक रही थी। अब उसने कहा, कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना वर्जित है। पौराणिक लेखों के अनुसार कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, जहाँ बादलों के बीच देवताओं का निवास है। जो भी इसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयत्न करता है और देवताओं के दर्शन प्राप्त करने का साहस रखता है, वह सदैव मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल एक व्यक्ति था जो उस पवित्र पर्वत की चोटी तक पहुंच सका था, और वह था मिलारेपा। उस दुष्ट का नाम मेरे समक्ष लेने की साहस फिर कभी मत करना। मिलारेपा के उल्लेख पर नागेंद्र ने चिल्लाते हुए परिमल को चुप करा दिया। परिमल और एलएसजी भयभीत होकर कांपने लगे। तभी नागेंद्र भारी धातु से बने एक द्वार के आगे रुक गया, जिसे भारी ताला लगाकर सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया था। उस पर चिपकी थी एक सफ़ेद पट्टी, जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में प्रतिबंधित लिखा था, जो दर्शाता था कि जहाज पर किसी अन्य व्यक्ति को वह द्वार खोलने की अनुमति नहीं थी। द्वार के ऊपरी हिस्से पर कुछ रहस्यमय प्रतीक और अक्षर उकेरे गए थे, जैसे कि वे किसी प्राचीन भाषा में हो। नागेंद्र के हाथ को ताले की ओर जाता देख एलएसडी एवं परिमल ने एक लंबी सांस ली, एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन आने वाली विपदा के लिए स्वयं को तैयार किया। प्रतिबंधित कक्ष का द्वार खुलते ही एक असाधारण और प्रभावशाली बल ने उन्हें घेर लिया। उस अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे कि पुराने पेड़ की जड़ें भूमि को जकड़ती है। उनके कंधे ऐसे झुके हुए थे जैसे उन पर समस्त सागर का भार आ गया हो, और उनकी आंखों में आंसुओं के झरने बहने लगे। उनकी त्वचा से उनकी नसें ऐसे चिपक गई थी जैसे कुछ क्षणों में वे फट जाएंगी। उनके नाक व कानों में से रक्त की रेखाएं दौड़ने लगी। वे कुछ नहीं कर सकते थे, वे स्तब्ध होकर खड़े थे। उनकी आंखें खुली थी और वे अपने हृदय की भारी धड़कनों को साफ साफ सुन सकते थे। उनकी नसों में रक्त का प्रवाह पनडुब्बी की गति से भी तेज चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनकी देह केवल एक मूर्ति हो जिसमें उनकी आत्मा फंस गई थी। द्वार बंद करने से ठीक पहले नागेंद्र ने बोहें जोड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने कहा मुझे कैलाश पर्वत के सबसे निकट किनारे पर ले चलो, कैलाश पर्वत पर नहीं। फिर द्वार बंद हो गया और रहस्यमय ऊर्जाओं का वश भंग हो गया। अस्त व्यस्त होकर परिमल एवं एलएसडी वहीं खड़े रहे और नागेंद्र ने द्वार भीतर से बंद कर लिया। एलएसडी पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने अपनी कांपती हथेली से अपना मुंह पोंछा और परिमल की ओर मुड़ी, जिसके कान व नाक से अब तक भी रक्त बहकर उसके कपड़ों पर गिर रहा था। एलएसडी ने तुरंत रुई का एक बड़ा सा गुच्छा लिया और रक्त को पोंछने में उसकी सहायता करने लगी। नाक से निकलते रक्त के बहाव को रोकने हेतु परिमल ने कपड़े का एक टुकड़ा नाक पर रख लिया। परिमल की स्थिति स्थिर होते ही एलएसडी ने कहा, तो मुझे कैलाश पर्वत के बारे में और बताओ। परिमल ने अभी भी अपनी नाक को कपड़े से ढक रखा था, जो अर्ध रूप से लाल रंग में लथपथ हो गया था। धीमी आवाज में उसने जानकारी देना आरंभ किया। कैलाश पर्वत को एक एक्सिस मुंडी या आकाशीय ध्रुवों के बीच निलंबित पृथ्वी की दूरी के रूप में जाना जाता है। वहाँ का वातावरण स्वाभाविक रूप से सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखने हेतु स्वयं को नियंत्रित करता है।
तीर्थयात्री और पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में आने वाले अन्य लोगों ने 12 घंटों में बालों व नाखूनों को तेजी से इतना बढ़ते देखा है जितना बढ़ने में उन्हें सामान्य परिस्थितियों में 2 सप्ताह लग जाते हैं। पर्वत के आसपास रहने से भी समय की बढ़ी हुई गति का अनुभव किया जा सकता है और ऐसा विश्व में कहीं किसी और ने नहीं देखा। मानो पर्वत की वायु ही जीवों की आयु को त्वरित बढ़ाने लगती है। परिमल ने देखा कि नाक से रक्त बहना बंद हो गया था, अतः उसने वह मलिन कपड़ा फेंक दिया और अपना लैपटॉप खोला। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, कैलाश पर्वत का एक और संगीन रहस्य है। पृथ्वी के ध्रुवों और अन्य प्राचीन स्मारकों के संबंध में इसकी भौगोलिक स्थिति यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि कैलाश पर्वत एवं उत्तरी ध्रुव के बीच 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव के बीच 13,332 किलोमीटर का अंतर है, जो किसी अकथनीय कारण से उत्तरी ध्रुव की दूरी से ठीक 2 गुना है। रहस्य की बात यह है कि मिस्र के पिरामिडों और उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी भी 6,666 किलोमीटर ही है। परिमल ने अपना लैपटॉप एलएसडी की तरफ घुमाया। इसे देखो। स्क्रीन पर छाई जानकारी पढ़कर एलएसडी चकित रह गई। कैलाश पर्वत से उत्तरी ध्रुव की दूरी 6,666 किलोमीटर। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर। स्टोनहेंज से डेविल्स टावर की दूरी 6,666 किलोमीटर। स्टोनहेंज से बरमूडा ट्रायंगल की दूरी 6,666 किलोमीटर। बरमूडा ट्रायंगल से ईस्टर आइलैंड की दूरी 6,666 किलोमीटर। ईस्टर आइलैंड से तजुमल की दूरी 6,666 किलोमीटर। एलएसडी के नेत्र उन अविश्वसनीय संख्याओं को देखते ही रह गए और परिमल जो कुछ भी उस गुप्त पर्वत के बारे में जानता था वह सब उसने उगलना जारी रखा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की है, जो 29,029 फीट ऊंची है और फिर भी उसके शिखर तक 4,000 से अधिक लोग पहुंच चुके हैं। कैलाश पर्वत लगभग 21,780 फीट ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से 7,251 फीट कम ऊंचा है। फिर भी इस पर्वत पर चढ़ने में कई अभियान भी चल रहे हैं। कई व्यापक अध्ययनों एवं सिद्धांतों के उपरांत कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने का उचित कारण नहीं समझ पाया है और न ही वे इस रहस्य को सुलझा पाए हैं कि जब सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचना अति संभव है, फिर भी अगिनत प्रयासों के पश्चात वे असफल क्यों हुए। मुझे लगता है कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना उचित होता है, भले ही वे कितने ही भयावान क्यों ना हो या उनका इतिहास कितना भी विस्तृत रहा हो। हाँ, ऐसी एक दंत कथा के अनुसार मिलारेपा नाम का एक तिब्बती एकमात्र मनुष्य था जो 900 वर्ष पहले कैलाश पर्वत की संपूर्ण चढ़ाई कर उसकी चोटी तक पहुंचा था। पनडुब्बी 21.42 डिग्री नॉर्थ 87.30 डिग्री ईस्ट की ओर बढ़ रही थी, जो पश्चिम बंगाल में दीघा समुद्र तट, जो कैलाश पर्वत के सबसे निकटतम था, के निर्देशांक थे। स्वभाव से एक इतिहासकार होते हुए परिमल भी उस आख्यान की ओर बढ़ने लगा जो लगभग 1 सहस्त्राब्दी पहले के समय में घटित हुआ था। मिलारेपा का जीवन तिब्बत की सबसे अनमोल किंवदंतियों में से एक है। सदियों से यह कथा मौखिक रूप से संरक्षित है, जिस कारण हम यह नहीं जान सकते कि इसमें कितना सत्य है। फिर भी युग युगांतर से मिलारेपा के जीवन उदाहरण बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अनगिनत व्यक्तियों को शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करते आए हैं। तिब्बत के सबसे महान रहस्यवादी की इस गाथा के लोभ, प्रतिशोध, राक्षसों, माया, हत्या और पुनर्जीवन जैसे अंग हैं। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत के क्या नगत्सा नाम के गांव में हुआ था। उसका नाम मिला थोपगा रखा गया था, जिसका अर्थ है सुनकर आनंदित करने वाला। वे एक समृद्ध कुल में पले बड़े थे और उनके कुल का नाम था जोसे, जो बास के कबीले का कुलीन वंश था। थोपगा और उनकी छोटी बहन पर गांव वालों का अत्यंत प्रेम था, अतः उनके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु निकट थी, तब उन्होंने कुटुंब के सारे सदस्यों को अपनी मृत्युशैया के समीप बुलाया। वहाँ थोपगा के पिता ने निर्देश दिया कि मिलारेपा के बड़े होने और विवाह होने तक उनकी संपत्ति की देखभाल उनके भाई व बहन द्वारा की जाए। परंतु जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मिलारेपा की चाची और चाचा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई के साथ विश्वासघात कर दिया। उन्होंने संपत्ति को आपस में बांट लिया और थोपगा और उसकी माँ एवं बहन के साथ त्याग दिया। बहिष्कृत होकर वे घर के दासों के लिए बने क्षेत्र में रहने लगे। उन्हें अल्प मात्रा में भोजन व वस्त्र दिए जाते और उनसे खेतों में श्रम कराया जाता था।
दोनों बच्चे कुपोषित स्थिति में फटे पुराने वस्त्र पहने और जुओं से भरे रहते थे। जो गांववासी कभी उन पर स्नेह की वर्षा करते थे, वे भी प्रसन्नता से उन्हें नीचा दिखाने लगे। जब थोपका 15 वर्ष के हुए तब उनकी माँ ने उनकी विरासत को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। कोड़ी कोड़ी जोड़ कर उसने एक महाभोज का आयोजन किया, जिस पर उसने समस्त कुटुंब के सदस्यों तथा पूर्व मित्रों को आमंत्रित किया। जब अतिथियों ने भोजन कर लिया तब वह अपने मन की बात कहने हेतु खड़ी हुई। अपना सिर ऊंचा रखते हुए उसने ठीक उसी बात का स्मरण वहाँ बैठी भीड़ में दिलाया जो उसके पति ने अपनी मृत्यु से पहले कही थी। उसने मांग की थी कि थोपका को वह विरासत दी जाए जो उसके पिता ने उसके नाम रखी थी, परंतु लोभी चाची और चाचा ने असत्य कहा कि संपत्ति वास्तव में उनकी कभी थी ही नहीं, इसलिए थोपका उस पर अपना अधिकार व्यक्त नहीं कर सकता था। उन्होंने माँ और बच्चों को दासों के घर से भी निकाल दिया, जिस कारण उन्हें रास्ते पर रहना पड़ा। वे तीनों जीवित रहने के लिए भिक्षा मांगने और छोटे मोटे काम करने लगे। माँ ने अपने थोपका के लिए सितारों की कामना की थी, परंतु इतनी बड़ी आशा के जाल में उनके सिर के ऊपर की छत भी उससे छीन ली गई। अब वह अपने पति के परिवार से घृणा करने लगी और उनसे प्रतिशोध लेने हेतु उसने अपने पुत्र से जादू टोना सीखने का आग्रह किया। उसने कहा, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी माँ की ऐसी तामसिक विनती से विवश होकर थोपका अपने लिए ऐसे गुरु को ढूंढने लगे और उन्हें मिला एक जादूगर जो एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने जादुई कलाओं में महारत प्राप्त कर ली थी और थोपका उसके शिष्य बन गए। पहले कुछ दिनों में जादूगर ने उन्हें केवल अप्रभावी मंत्र सिखाए, परंतु जब उसे थोपका के साथ हुए अन्याय की जानकारी मिली और उसने इस बात की पुष्टि की, तब उसे निष्ठा से गुप्त शक्तिशाली मंत्रों एवं अनुष्ठानों का अपना सारा ज्ञान उन्हें ही सौंप दिया। थोपका ने 2 सप्ताह एक भूमिगत कोठरी में बिताए, जहाँ वे काले जादू के पाठ का अभ्यास किया करते थे। जब उनका वह संक्षिप्त एकांतवास समाप्त हुआ, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विस्तारित परिवार किसी के विवाह में एकत्र हुआ था, जहां उन पर एक घर गिर गया था। उस मलबे में चाचा चाची के लोभी जोड़े को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को कुचल जाने से मृत्यु हो गई थी। उन दोनों का बच जाना थोपका को उचित लगा, क्योंकि अब उन्हें स्वयं के लोभ द्वारा रचे हुए अंतिम परिणाम को भोगना था। उनकी माँ ने उन्हें एक उत्तम योजना बताते हुए पत्र में लिखा और आदेश दिया कि वे उनकी फसलों को भी नष्ट कर दें। थोपका उन पर्वत में छिप गए जहाँ से पूरा परिवार दिखाई देता था। वहाँ से उन्होंने जो कि फसलों को नष्ट करने के लिए भारी भरकम ओलावृष्टि का आह्वान किया। ऐसी विपदा देख ग्रामीणों को काले जादू का संदेह हुआ और वे अपराधी को खोजने के लिए क्रोधित होकर पर्वत की चढ़ाई करने लगे। अब भी वहीं छिपकर थोपका ने उन्हें अपनी नष्ट फसलों के बारे में बात करते हुए सुना। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अपना प्रतिशोध लेने की आंच में उन्होंने निर्दोष ग्रामीणों का भी विनाश कर दिया था। अपराध बोध से जलते हुए उन्होंने अपने कर्मों का पश्चाताप करने हेतु दूसरे शिक्षक की खोज में यात्रा प्रारंभ की और अंततः उनके अंतर्ज्ञान में उन्हें भारत का रास्ता दिखाया। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने भारत में क्या किया और उन वर्षों के अंतर्गत वे वास्तव में किससे मिले। कहा जाता है कि वर्षों वर्ष केवल बिछुआ बूटी के पानी का सेवन करने से उनकी त्वचा हरी हो गई थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि केवल एक सफ़ेद सूती वस्त्र पहने, भले ग्रीष्म हो या शिशिर, और इस तपस्या ने उन्हें मिलारेपा का नाम दिया, जिसका अर्थ है मिला एक सूत्रधारी। एलएजी पूरी कथा सुनने के लिए आकुल थी। यदि कैलाश पर्वत का शिखर अप्रियाय है तो उन्होंने असंभव को कैसे संभव किया, मुझे नहीं पता, परंतु यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत तक कोई भी अब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके कर्मों का संबंध कैलाश से न हो। आगे जाकर अपने जीवन में मिलारेपन ने अपने दुष्कर्मों भरे अतीत पर शोक व्यक्त किया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने कहा था कि युवावस्था में मैंने घोर दुष्कर्म किए हैं, परिपक्वता में मैंने निर्दोष जीवन जीना सीखा। अब सच्चाई व बुराई से मुक्त होकर मैंने अपने कर्मों की जड़ को नष्ट कर दिया है और भविष्य में मैं कर्म करने का कोई कारण नहीं होगा। इससे अधिक करने से सिर्फ दुख या सुख अनुभव होगा। कुछ भी करने से क्या लाभ होगा? मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। एलएजी ने कहा, हो सकता है कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पीछे के रहस्य का इन शब्दों से कुछ संबंध हो। हाँ, हो सकता है, परंतु नागेंद्र का मिलारेपा से क्या संबंध है? परिमल ने बुदबुदाकर कहा। क्या तुमने कुछ कहा? एलएजी ने भ्रमित होकर पूछा। नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था। वैसे भी कथा के अनुसार वर्ष 1135 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
परिमल ने कहा। उस पनडुब्बी में मिलारेपा और नागेंद्र के संबंध में उठे इस प्रश्न का उत्तर परिमल को तो नहीं प्राप्त हुआ, परंतु ज्ञानगंज में ओम को पता चलने वाला था कि अश्वत्थामा और परशुराम को उसके अस्तित्व की जानकारी कैसे मिली। अश्वत्थामा ओम को फिर उस कुटिया में ले गया जिसमें वह जागा था। वहां उपस्थित था एक संत, जिसकी हरी त्वचा की देह और सफ़ेद सूती वस्त्र ने ढक रखा था। आओ मिलारेपा से मिलो। अश्वत्थामा ने संत की ओर इशारा करते हुए ओम से उसकी भेंट करवाई। मिलारेपा, जिसकी मृत्यु इतिहासकारों के अनुसार 1135 में हो चुकी थी, वह वास्तव में विलुप्त प्राणियों के नगर में स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अब ओम महान धनवंतरी की कुटिया में नागेंद्र से मिलने से पहले के सारे अतीत और अपनी भूली हुई पहचान के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। वहां नागेंद्र अपने प्रतिबंधित कक्ष में दीघा समुद्र तट पर पनडुब्बी के पहुंचने का अनुमान लगा रहा था। जब मिसेस बत्रा ने पृथ्वी को उसके कटोरे में सूप का अंतिम घूंट पीते हुए देखा तो तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके हाथ में सूप की कटोरी अब भी भरी हुई थी। उसे एक तरफ रखते हुए मिसेस बत्रा ने कुछ स्मरण करते हुए कहा, पहाड़ की चोटियों और समुद्र तल के बीच एक तीसरा स्थान था जहां महत्वपूर्ण खोजें की जा रही थी। मेरे पति डॉक्टर तेज बत्रा ने ओम के रक्त की जांच करते समय कुछ असामान्य देखा था, और जब रोज द्वीप की प्रयोगशाला नष्ट हुई तब वे सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। सामान्य रक्त के विपरीत, जिसमें लाल एवं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ओम के रक्त में उन्हें अद्वितीय काली रक्त कोशिकाएं दिखाई दी। इस विचित्र अन्वेषण को और अच्छे से समझने के लिए तेज ने उस रक्त पर विभिन्न परीक्षण करने का निर्णय लिया। रोज द्वीप पर की गई उनकी परिकल्पना के अनुसार जैसे खमीर और चूहे अपने जीवन काल को 2 गुना कर सकते थे, वैसे ही ओम के जीन भी स्वयं परिवर्तित होकर उसकी आयु को बढ़ने से रोक रहे थे। जैसा तेज का अनुमान था, काली रक्त कोशिकाओं ने स्वयं को उतु परिवर्तित किया और दीर्घायु के परीक्षण में सफल हुई। इसके बाद तेज ने इसे कई संक्रमित रक्त के नमूनों के साथ मिलाया। उन्होंने सानमोलेना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, विब्रिया कोलेरा, इबोला, इन्फ्लुएंजा आदि विरुद्ध इसका परीक्षण किया। तेज यह देखकर अचंभित रह गए थे कि ओम की रक्त कोशिकाएं सब रोग जनकों के आगे पूरी तरह से प्रतिरक्षित थी, जिसका अर्थ यह था कि उसका रक्त सभी प्रकार की एंटीबॉडीज के परिपूर्ण था। यह सब इतना अविश्वसनीय था कि तेज को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे काली रक्त कोशिकाएं उनकी क्षमता का उपहास कर रही थी। इस रहस्योद्घाटन को अवसर के रूप में एक वरदान मानने के उपरांत उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। डॉक्टर तेज काली रक्त कोशिकाओं के साथ एक अवांछित युद्ध में डट गए और पराजित होना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने रक्त को 2500 डिग्री सेल्सियस के अधीन किया, इतना तापमान जो लोहे को भी पिघला सकता था, और नमूने पर उसका प्रभाव दर्ज किया। आश्चर्यचकित रूप से काली रक्त कोशिकाओं ने अन्य रक्त कोशिकाओं के चारों ओर एक प्रकार का रोधन बनाया और गर्मी से उसकी रक्षा करने हेतु ठीक विपरीत तापमान बनाते हुए 2500 डिग्री सेल्सियस पर खुद को जमा लिया। फिर तेज ने नमूने को अत्यंत कम तापमान पर रखा और तब भी उन्होंने देखा कि काली रक्त कोशिकाओं ने फिर से एकजुट होकर स्वयं गर्मी पैदा करके बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव उन पर न पड़ने दिया। उन्होंने लाल एवं सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की ऐसे रक्षा की जैसे परशुराम और अश्वत्थामा ने ओम की रक्षा की थी। परंतु परशुराम और अश्वत्थामा ओम को किस लिए तैयार कर रहे थे? उत्तेजित मिसेस बत्रा ने अपने मन की बात कही। उसकी मृत्यु के लिए? पृथ्वी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। पृथ्वी की ऐसी विरक्त वाणी सुनकर वे भ्रमित रह गई, परंतु वे जानती थी कि उनके प्रश्न का कोई सरल उत्तर भी नहीं था और उन्हें धैर्यपूर्वक पृथ्वी ने जो कुछ भी देखा था उसे सुनना होगा, भले ही एक ऐसे पुरुष के समानांतर घटनाओं के बारे में जानना जिन्हें देखने के लिए उसने उस समय जन्म भी नहीं लिया था। कितना भी विचित्र क्यों ना हो, परंतु मिसेस बत्रा के पास और कोई विकल्प नहीं था। सुबह के 3 बज रहे थे जब पनडुब्बी अपने गंतव्य पर पहुंची। पृथ्वी ने कथा पुनः आरंभ की। दीघा समुद्र तट निकट था, इसलिए परिमल ने प्रतिबंधित कक्ष के निर्विवाद द्वार पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक से पहले द्वार खुला और उसके पीछे नागेंद्र अपनी पीठ पर एक झोला और गले में एक गोल धातु से बनी बोतल लटकाए तैयार था। द्वार खुलने के साथ वही क्रोधित ऊर्जा भी बाहर निकली, इसकी पीड़ा एलएसडी और परिमल को फिर से भोगनी पड़ी। उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में वहां से जाता हुआ
एक पुरुष भी उस कष्टदायी ऊर्जा की चपेट में आ गया और तुरंत उसकी देह पिघलकर लुगदी में परिवर्तित हो गई। बिना किसी भाव से नागेंद्र ने अपने पैर से उसके पिघले हुए शव को कक्ष के अंदर सरका दिया और द्वार बंद करके परिमल एवं एलएसडी को भी पीड़ा से मुक्त कर दिया। सागर को चीरते हुए पनडुब्बी सतह पर आ गई। परिमल की नाव, जिसका प्रयोग रोजद्वीप पर किया गया था, उसी में बैठकर तीनों तट की ओर बढ़ने लगे। किनारा आते ही नागेंद्र ने सबसे पहला कदम भूमि पर रखा और मन में दृढ़ निश्चय लिए बिना अपने सिपाहियों की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ने लगा। एलएसडी परिमल को देखने के लिए पीछे मुड़ी और पाया कि वह अभी भी नाव से सबका सामान उतार रहा था। अपने सिपाहियों की धीमी गति को देखकर नागेंद्र ने अपनी गड़गड़ाती और तीव्र आवाज में कहा, हमारी दौड़ समय के विरुद्ध है। न समय मेरे लिए रुकने वाला है और न ही मैं किसी के लिए। मेरे पास पहुंचने के लिए केवल 9 दिन है। दौड़कर जब एलएसडी नागेंद्र तक पहुंची तब उसने हाँफते हुए पूछा, 9 दिनों में हमें कहाँ पहुंचना है? इसके उत्तर में नागेंद्र ने उसे पुराने कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा दिया जिस पर कुछ उकेरा गया था। जब परिमल भी उन तक पहुंचा तब तक नागेंद्र फिर से आगे बढ़ने लगा था। एलएसडी कागज को स्पष्टता से परखने हेतु दुबक कर बैठ गई और उसे खोलकर पढ़ने लगी। वह मृत संजीवनी की पुस्तकों से काटा गया टुकड़ा था, जिसके दाएं छोर पर एक समुद्र, शीर्ष पर पर्वत और दोनों के मध्य में एक लाल रंग की रेखा खींची गई थी। यह समझना कठिन था कि वह विश्व का कौन सा भाग था। परिमल ने एलएसडी के मुख पर छाए भ्रम को पढ़ते हुए मिट्टी में पड़े हुए कांच के एक टुकड़े को उठाया और अधूरे नक्शे के आसपास के भागों का अनुमान लगाते हुए भूमि पर उसका चित्र बनाने लगा। इससे पहले कि परिमल चित्र को पूरा कर पाता, उसका हाथ अचंभे से रुक गया। एलएसडी ने उसकी बनाई रेखाओं को ध्यान से देखा और समझने का प्रयत्न किया। यह संभव नहीं है, परिमल ने विचार किया। वह अधूरा टुकड़ा भारत के नक्शे का था, जिसके एक छोर पर भारत का पूरी तट और दूसरे छोर पर हिमालय श्रृंखला का चित्रण था। उसमें बनी लाल रेखा दीघा समुद्र तट और रहस्यमय कैलाश पर्वत की तलहटी के बीच खींची हुई थी। यह वही मार्ग था जिसकी उन्हें अगले 9 दिन में यात्रा करनी थी, परंतु वे अभी भी नहीं जानते थे कि वह कहाँ जा रहे थे। और इस बात की चिंता लिए परिमल एवं एलएसडी ने नागेंद्र की ओर देखा, जो पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। एलएसडी ने नक्शा सुरक्षित अपने झोले में रख लिया और वे दोनों नागेंद्र के पीछे दौड़ पड़े। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी के अध्याय 2 में लगातार बने रहने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है अध्याय 3 ननशाद। और जी हाँ दोस्तों, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।